सोचिए, एक ऐसे देश के बारे में जिसका जन्म एक ही पल में जीत की खुशी भी लेकर आया और बंटवारे की एक भयानक त्रासदी भी। ये कहानी है हमारे आधुनिक भारत की, एक ऐसा देश जो सचमुच चुनौतियों की आग में तप कर निकला। जवाहरलाल नेहरू के वो शब्द आज भी गूंजते हैं, आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। इन शब्दों में उस पल की सारी उम्मीदें, सारा जोश सिमटा हुआ था। एक नया सवेरा, एक नए भविष्य का वादा। लेकिन उसी उम्मीद की रोशनी के ठीक पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा भी छिपा था। गांधी जी ने उस सच्चाई को बस कुछ शब्दों में बयां कर दिया था। कल हम आज़ाद तो हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। मतलब आज़ादी का जश्न मातम के साए में मनाया जाना था। तो एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ गम। इस उथल-पुथल के बीच, इस नए-नए बने देश के सामने एक नहीं बल्कि पहाड़ जैसी कई चुनौतियां खड़ी थीं। चलिए समझते हैं कि वो कौन सी 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थीं जिनसे भारत को अपनी यात्रा के बिल्कुल शुरुआत में ही जूझना पड़ा। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि इन चुनौतियों का सामना आखिर किया कैसे गया, बंटवारे के उस गहरे सदमे से कैसे उभरा गया, सैकड़ों रियासतों को एक साथ कैसे लाया गया और फिर भाषा के आधार पर देश के अंदर की लकीरें कैसे खींची गईं। तो ये 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थीं: राष्ट्रीय एकता बनाना, लोकतंत्र कायम करना और सबका विकास सुनिश्चित करना। इनमें से जो पहली और सबसे फौरी चुनौती थी, वो थी देश को एक रखना, यानी राष्ट्रीय एकता। आज हम इसी के अलग अलग पहलुओं को समझेंगे, क्योंकि इसी चुनौती पर पूरे देश का वजूद टिका था। और राष्ट्रीय एकता की सबसे पहली और सबसे खूनी परीक्षा थी बंटवारा। ये सिर्फ जमीन पर एक लकीर खींचना नहीं था, नहीं, ये दिलों का, परिवारों का और सदियों पुरानी संस्कृति का बंटवारा था। तो ये बंटवारा हुआ क्यों? इसके पीछे जो सबसे बड़ी राजनीतिक वजह बताई जाती है, वो थी 2 नेशन थियरी या द्विराष्ट्र सिद्धांत। मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत किसी एक कौम का नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमान, इन 2 अलग-अलग कौमों का देश है, और इसी दलील के आधार पर एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की गई। लेकिन कहने में ये जितना आसान लगता है, इसे जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई एक इलाका था ही नहीं जहां सिर्फ मुस्लिम आबादी हो। देश के पश्चिम और पूरब में 2 बड़े मुस्लिम बहुल इलाके जरूर थे, लेकिन उन्हें आपस में जोड़ने का कोई तरीका नहीं था। और सबसे बड़ी दिक्कत, पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों में जहां बहुत बड़ी गैर मुस्लिम आबादी भी थी, उनका बंटवारा हुआ, और इसका नतीजा लाखों लोग रातों रात अपने ही घर में अजनबी बन गए। इस दर्द को, इस पीड़ा को शायद अमृता प्रीतम की इन लाइनों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने लिखा, आज वारिस शाह से कहती हूं, अपनी कब्र में से बोलो, आज लाखों बेटियां रो रही हैं। ये लाइनें उस अकल्पनीय दुख की आवाज हैं, खासकर उन हजारों औरतों की जिन्हें अगवा किया गया, जिनका धर्म जबरदस्ती बदला गया। आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। करीब करीब 80 लाख लोग, सोचिए, 80 लाख लोगों को अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर एक नई अनजान सरहद के पार जाना पड़ा। ये इंसानी इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक विस्थापनों में से एक गिना जाता है। और इस पलायन की कीमत इंसानी जानों से चुकाई गई। एक अनुमान के मुताबिक इस बंटवारे की हिंसा में करीब 5 से 10 लाख लोगों की मौत हुई। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे शहर देखते ही देखते सांप्रदायिक हिंसा के अखाड़े बन गए। बंटवारे का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि देश की एकता पर एक और बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा, और वो खतरा था देश के सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाने का। ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी। उस वक्त ब्रिटिश भारत में 565 रियासतें थीं। जी हां, 565, और हर रियासत का अपना राजा या नवाब था। अब जैसे ही अंग्रेज गए, ये सारी रियासतें कानूनी तौर पर आज़ाद हो गईं। अब फैसला उनके हाथ में था, भारत के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ, या फिर आज़ाद रहना है। तो कुल मिलाके इन राजा नवाबों के पास 3 रास्ते थे। पहला, भारत में शामिल हो जाएं, दूसरा, पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या तीसरा, अपना एक अलग ही देश बना लें। और यही तीसरा ऑप्शन एक अखंड भारत के सपने के लिए सबसे बड़ा खतरा था। सोचिए, अगर ऐसा होता तो भारत का नक्शा कैसा होता? कई छोटे छोटे देशों में बटा हुआ। अब इस मुश्किल पहेली को सुलझाने का जिम्मा उठाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने,
उन्होंने राजाओं को एक चिट्ठी में साफ साफ समझाया कि अगर हम सबने मिलकर काम नहीं किया तो अराजकता फैल जाएगी और हम सब बर्बाद हो जाएंगे। उनका रवैया बिल्कुल साफ था, दृढ़ भी और सुलह के लिए तैयार भी। हैदराबाद का मामला इसका एक बढ़िया उदाहरण है कि ये काम कितना पेचीदा था। वहां का निजाम तो अपना अलग ही देश चाहता था, लेकिन जब हैदराबाद की जनता ने ही इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया तो निजाम के अर्धसैनिक बल रजाकारों ने लोगों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि आखिर में सितंबर 1948 में भारतीय सेना को दखल देना पड़ा और इसके बाद ही हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। तो चलिए, देश को राजनीतिक तौर पर तो एक कर लिया गया, लेकिन अब एक और बड़ी चुनौती सामने थी और वो थी देश के अंदर का नक्शा फिर से बनाना। ऐसा नक्शा जो भारत की भाषाई विविधता यानी अलग अलग भाषाओं को सही ढंग से दर्शाए। अब ये सवाल बहुत बड़ा था। सोचिए, एक देश को अभी अभी जोड़ा है, अब उसकी अंदरूनी सीमाएं कैसे तय की जाएं कि वो फिर से न टूट जाए। अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाएं तो क्या इससे अलग अलग होने की भावना नहीं बढ़ेगी? बंटवारे का दर्द अभी ताज़ा था और हमारे नेता कोई भी नया बंटवारा नहीं चाहते थे किसी भी कीमत पर। तो हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी ने 1920 से ही वादा तो कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे, लेकिन आज़ादी के बाद बंटवारे का डर देखकर वो इस वादे से पीछे हट गए। पर जनता की मांग को दबाना आसान नहीं था। 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु नाम के एक गांधीवादी कार्यकर्ता ने अलग तेलुगु राज्य के लिए 56 दिन की भूख हड़ताल की और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद तो पूरे आंध्र में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे। आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और 1956 में उसकी सिफारिशों को लागू किया गया, जिससे भारत का वो नक्शा बना जिसे हम आज जानते हैं। तो इस तरह बंटवारा, रियासतों का विलय और राज्यों का पुनर्गठन, इन सारी शुरुआती और मुश्किल चुनौतियों से जूझते हुए ही भारत का असली चरित्र बना। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने इस देश की नींव को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। तो इन सबसे क्या सबक मिलता है? पहली बात कि भारत की एकता कोई तोहफे में नहीं मिली थी, इससे बातचीत से, समझौते से और कभी-कभी कड़े फैसलों से गढ़ा गया था। दूसरी बात, लोकतंत्र को चुनने का मतलब ही था ये मानना कि हमारी विविधता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। और तीसरी, इन संकटों ने ही एक धर्मनिरपेक्ष और संघीय देश बनाने के संकल्प को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर 20वीं सदी की चुनौतियों ने उस भारत को गढ़ा जिसे हम आज जानते हैं, तो फिर 21वीं सदी की जो आज की चुनौतियां हैं वो आने वाले भारत को कैसा आकार देंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।